नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट नवंबर 2026 के लिए जीके का पार्ट 17 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 17 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति इसके भी पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो अगर बात करें भारत के उपराष्ट्रपति की, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो आपका पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुच्छेद में बोला गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो ये बोला है आर्टिकल नंबर 64 में, आर्टिकल नंबर 64 में। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आर्टिकल नंबर 63 किसके बारे में बात करता है। तो आर्टिकल नंबर 63 या अनुच्छेद नंबर 63 बोलता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक, जो कि देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होगा। सबसे बड़ा पद रहता है राष्ट्रपति के पास और दूसरा जो सबसे बड़ा पद रहता है वो उपराष्ट्रपति के पास रहता है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात किस अनुच्छेद में की गई है। तो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन की बात आर्टिकल नंबर 66 में की गई है। साथियों, कई बार क्वेश्चन पूछा है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की बात किस अनुच्छेद में की जाएगी। तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात आर्टिकल नंबर 67 में की जाती है। साथियों, अगर आप भी एचपीटेट नवंबर 2026 की किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं तो इसी बार आप हमारे साथ 499 रुपीज़ मंथ में जुड़ सकते हैं। साथियों, 499 में आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, जो क्लासें लाइव होगी उस क्लास को आप रिकॉर्डेड कभी भी और किसी भी समय देख सकते हैं। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में फ्री हैंड रिटन नोट्स। वो हैंड रिटन नोट्स मैंने एचपीटेट के लिए बनाए हैं जिससे हजारों बच्चे एचपीटेट को 2 साल के अंतर्गत क्वालिफाई कर चुके हैं। 7876145409। आज ही आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं एचपीटेट की नवंबर के लिए, तो आज ही जुड़ जाइए। अब सही समय आपके पास जुड़ने का हो गया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उम्र यहाँ पे 35 वर्ष होने चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति है उनकी उम्र भी कितनी होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति की भी 35 वर्ष और राष्ट्रपति की भी 35 वर्ष। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति है उनका नाम है सीपी राधाकृष्ण। क्या है? सीपी राधाकृष्ण। तो सीपी राधाकृष्ण कौन है? तो सीपी राधाकृष्ण जो है, आपको डिटेल से याद रखना है कि सीपी राधाकृष्ण जो है वर्तमान में भारत की क्या है? उपराष्ट्रपति है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है। तो अगर बात करें भारत के पहले उपराष्ट्रपति की, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के पहले उपराष्ट्रपति है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, भारत का जो राष्ट्रपति है उसके बारे में कौन सा अनुच्छेद बताया जाता है? तो अनुच्छेद नंबर 52 से 61 भारत की राष्ट्रपति की बात करता है। अच्छा, संसद की बात किस अनुच्छेद में की जाती है? तो आर्टिकल नंबर 79 में संसद की बात की जाती है। आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा की और अनुच्छेद नंबर 81 में लोकसभा की बात की जाती है। तमाम बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो वो थी हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चतुर्थ 5th ईयर प्लान जो थी हमारी 4th 5 ईयर प्लान था, इसमें आपका 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहाँ पे हुआ था। और 14 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 19 जुलाई 1969। तो 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी 1969 के आसपास यहाँ पे लागू हुई थी। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो भारत का केंद्रीय बैंक जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949। तो 1 जनवरी 1949 को भारत का जो बैंक था, राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि सरकार के अधीन ये आ रही है बैंक, ठीक है। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसबीआई कब बना। तो
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था 1 जुलाई 1955 को। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम एसबीआई बोलते हैं, इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जिस प्रकार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ, उसी प्रकार क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो आपका 1980, आपको बेहतरीन तरीके से 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और भारत का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसकी स्थापना कब हुई? तो भारत के केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तब ये कलकत्ता में था, लेकिन आज की डेट में ये कहाँ पर है? तो आज की डेट में इसका मुख्यालय जो है आरबीआई का वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। क्या नाम था? सर ऑसबोर्न स्मिथ। तो सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अच्छा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे सीडी देशमुख। क्या नाम था? सीडी देशमुख का नाम भी आपको जरूर याद रखना है। क्या नाम था? सर सीडी देशमुख। तो सीडी देशमुख कौन थे? तो सीडी देशमुख जो है वो आरबीआई के प्रथम क्या थे? आरबीआई के हमारे प्रथम भारतीय गवर्नर। याद रखना है, स्वतंत्र भारत के। और अगर सीधा पूछेगा आरबीआई के पहले गवर्नर, तो उनका नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ। अच्छा, ऐसे प्रधानमंत्री भारत के जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, तो इनका जो नाम था, तो इनका नाम था मेरे भाई आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के ऐसे एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे हैं और ऐसे आरबीआई के गवर्नर रहे हैं जो कि देश के वित्त मंत्री और देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और वर्तमान समय में आरबीआई के जो गवर्नर है उनका नाम है संजय मल्होत्रा। क्या नाम है? संजय मल्होत्रा। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर आपको जरूर याद रखने हैं। क्या नाम है? संजय मल्होत्रा। साथियों, बैकग्राउंड में थोड़ा सा वॉइस आती है अगर, क्योंकि अब मैं यहाँ पे मेरा जो घर है वो रोड के बिल्कुल नज़दीक है, जिस कारण बैकग्राउंड में यहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहती है। कोशिश करूँगा कि एक बहुत अच्छा माइक लाऊँ जिसके बाद आपको बिल्कुल वॉइस ना आए, ठीक है? तो यही कोशिश रहती है, इसलिए मैं वीडियो बीच बीच में रोक भी देता हूँ ताकि वॉइस ना आए। कोशिश करता हूँ कि आपके बीच बेहतर से बेहतर वीडियो पहुँचाऊँ, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके बीच आए। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का पहला क्षेत्रीय इंजीनियरिंग विद्यालय किस जिले में है? देखिए साथियों, जो हिमाचल प्रदेश का पहला जो आरईसी कॉलेज है वो हमारा हमीरपुर में है। अच्छा, आरईसी भाई, आरईसी जो है ये बना था आपका, जिसको बोलते हैं रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। ये बना था 7 अगस्त 2006, 7 अगस्त 1986, माफ़ी चाहूँगा, कब बना था? 7 अगस्त 1986 को हमारे क्षेत्रीय इंजीनियरिंग विद्यालय की स्थापना हुई थी। लेकिन साथियों, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका नाम एनआईटी कब रखा गया? तो इसको बाद में बोला गया आपका, बहुत इम्पॉर्टेंट, इसका नाम बाद में बदल के क्या कर दिया? एनआईटी कर दिया। तो एनआईटी इसका नाम पड़ा था 26 जून 2002 को। तो आरईसी का नाम 26 जून 2002 को क्या कर दिया? एनआईटी कर दिया। नेशनल इंजीनियरिंग यहाँ पे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम कर दिया। और ये कहाँ पर है? तो ये हमीरपुर के अणु, कहाँ पर है? हमीरपुर का जो अणु नामक जगह है वहाँ पे पड़ता है एनआईटी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, आईआईटी भी हिमाचल प्रदेश में, आईआईटी कहाँ पर है? तो आईआईटी हमारे कमंद में है। कहाँ पर है? कमंद कहाँ पड़ता है? तो कमंद हमारा मंडी में, तो कमंद मंडी में हमारा आईआईटी है। अच्छा, आईआईएम कहाँ पर है? तो आईआईएम जो है वो हमारा धौलाकुआं। आईआईएम कहाँ पर है? तो आईआईएम जो है हमारा धौलाकुआं में है। धौलाकुआं कहाँ पड़ता है? सिरमौर में। तो आईआईटी आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका कमंद मंडी में है। आईआईएम कहाँ पे है? धौलाकुआं में है। अच्छा, एम्स कहाँ पर है? एम्स हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? तो एम्स आपका बिलासपुर के कोठीपुरा। कहाँ पर है? बिलासपुर के कोठीपुरा में है। एचपीयू बोले तो हिमाचल प्रदेश जो विश्वविद्यालय है वो समर हिल शिमला में है। उसी प्रकार
हिमाचल प्रदेश डॉक्टर वाई.एस. परमार फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी, बोले तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वानिकी एवं जो आपका उद्योग जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, वो नौनी में है। नौनी कहाँ पड़ता है, सोलन में है, ये भी आपको जरूर याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो चौधरी श्रवण कुमार एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट है वो पालमपुर में है, और पालमपुर कहाँ पर है, कांगड़ा में है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश आपका टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो वो भी हमीरपुर में है। तो तमाम चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो महिला साक्षरता दर जो थी वो 2011 में वो थी 75.93%, लेकिन वो तो पेपर में नहीं है। अब आप इसको ही लेके थोड़ी याद करके जाएंगे, आप 76% के साथ भी जा सकते हैं। तो महिला साक्षरता दर यहाँ पे 76% थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, तो हिमाचल प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 2011 के अनुसार 89.53% थी। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है कि 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट कितनी थी। तो 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट 82.80%। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से आप सभी साथियों को याद रखनी है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि 2011 में 82.80% थी सर्वाधिक साक्षरता दर वाला, मतलब कि सर्वाधिक जो लिटरेसी रेट है वो किस डिस्ट्रिक्ट का था। तो सर्वाधिक लिटरेसी रेट वाला जिला था हमीरपुर। हमीरपुर में जो है 88.15% जो लोग हैं वो क्या थे, पढ़े लिखे थे। आपके सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन था, हमीरपुर था। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा जिला जिसकी सबसे कम साक्षरता दर थी वो था चंबा जिला। चंबा जिला में 72.17% लोग ही यहाँ पे पढ़े लिखे थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों कुछ क्वेश्चन और जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, टेट परीक्षाओं में, कि हिमाचल प्रदेश का सेक्स रेशो कितना था। सेक्स रेशो बोले तो लिंग अनुपात, तो लिंग अनुपात था 972। बोले तो 1000 पुरुषों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में 972 महिलाएं रहती थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी। तो जनसंख्या घनत्व था 123 का मतलब है कि आपका 1 किलोमीटर के पीछे 2011 में हिमाचल प्रदेश में 123 लोग रहते थे। ये बात आपको डिटेल से, ये बात आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों क्वेश्चन बहुत दफ़ा ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का शिशु लिंग अनुपात कितना है। शिशु लिंग अनुपात जो है वो जन्म से 6 वर्ष के बालक और बालिकाओं के बीच होता है। तो 909 शिशु लिंग अनुपात है 2011 के अनुसार। चाइल्ड सेक्स रेशो 909 है। तो तमाम बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। और ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि साथियों हिमाचल प्रदेश की जो आपकी पॉपुलेशन है 2011 के अनुसार वो कितनी है, तो वो है आपकी 68,64,600। तो और साथियों क्वेश्चन ये भी एक बार पूछा गया था कि जो हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो टोटल 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, 55,673 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया है, और टोटल पॉपुलेशन 68,64,602 है। और एक बार बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में बना था कि 1951 में हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना था। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1951 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात 912 था। और क्वेश्चन सेम क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में ये भी पूछा गया था कि 1901 में हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, बोले तो 1901 के समय हिमाचल में कितने लोग रहते थे। तो उस समय तो सही एस्टिमेट भी नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, बहुत पहले का ये क्वेश्चन है। तो उस समय 34 लोग रहा करते थे 1 किलोमीटर के पीछे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना। हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी 1 नवंबर 1956 को बना था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और कब तक ये यूनियन टेरिटरी रहता है, तो 1971, जब तक इसको पूर्ण राज्य का दर्जा हमारे हिमाचल को नहीं मिल जाता है तब तक हिमाचल प्रदेश क्या रहता है। तो पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। पूरी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाता है। हिमाचल का गठन कब हुआ, तो हिमाचल का गठन हुआ था 15 अप्रैल
15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल का गठन हुआ, तब हिमाचल में थे 4 जिले। कितने जिले थे? 4 जिले, जिसके लिए मैंने एक ट्रिक सबको दी है। पूछा जाता है कौन सा जिला था, कौन सा नहीं था, तो ट्रिक याद रखनी है SMMC, सिरमौर, मंडी, महासू और चंबा। तो सिरमौर, मंडी, महासू और चंबा उस समय 4 जिले हिमाचल प्रदेश के अंदर थे जब क्या हुआ था, आपका हिमाचल प्रदेश का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। ये तमाम क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश को गौ श्रेणी का राज्य, पारसी राज्य कब बनाया? तो हिमाचल प्रदेश को जो पारसी राज्य बनाया था वो बनाया था 1951 में। 1951 में इसको पारसी राज्य बनाया, और उसके बाद इसको जो है वो इसमें याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से ये क्वेश्चन बनता है कि बिलासपुर का विलय हिमाचल में कब किया? तो 1 जुलाई 1954। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला, ये क्वेश्चन टेट में कई बार पूछा गया है कि आपका बिलासपुर जिले को हिमाचल का हिस्सा कब बनाया? तो 1 जुलाई 1954 को बनाया, और बिलासपुर हिमाचल का कौन सा जिला बना? 5वां जिला बना। अच्छा, जब हिमाचल का गठन हुआ था तब हिमाचल का क्षेत्रफल था 27,018, लेकिन जब बिलासपुर को हिमाचल में मिला दिया गया तो इसका क्षेत्रफल हो गया 28,186 वर्ग किलोमीटर। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और बिलासपुर को शामिल करने के बाद हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 41 हो गई, क्योंकि जब बिलासपुर शामिल नहीं था तब थी 36, लेकिन जैसे ही बिलासपुर को शामिल किया तो कितनी हो गई? 41 हो गई। तो तमाम क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमाम क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इन तमाम क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आपका हिमाचल का 5वां जिला बिलासपुर बना, छठा जिला कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बना किन्नौर, और किन्नौर को जो है 1 मई 1960 को किन्नौर को हिमाचल का छठा जिला, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, हिमाचल में जिलों का पुनर्गठन 12 जिले कब बनाए? तो 12 जिले पूर्ण रूप से 1 सितंबर 1972 को बने, जब हमीरपुर और ऊना को 2 नए जिले यहाँ पे बनाए गए थे। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, विशाल हिमाचल का निर्माण कब हुआ? तो विशाल हिमाचल का जो निर्माण है वो 1 नवंबर 1966, तो 1 नवंबर 1966 को विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा बना तो हिमाचल कौन से नंबर का यहाँ पे राज्य बनता है? सेम क्वेश्चन टेट में कई बार आया है। तो हिमाचल उस समय 18वां राज्य भारत का बनता है। ये तमाम क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखने हैं। साथियों, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कंडा घाट और नालागढ़ पंजाब से हिमाचल प्रदेश में कब ट्रांसफ़र किए गए? तो ये भी 1966 में ही किए गए थे। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत की संसद ने हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, कि हिमाचल को एक राज्य बनाओ, वो एक्ट कब पास किया? तो भारत की संसद ने हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम जो एक्ट है वो 18 सितंबर 1970 को ये एक्ट पास किया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ये तमाम क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमाम क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव, राधे राधे।